अमेरिका के 20% लोग इस खिंची हुई लाइन के राइट साइड यानी कि अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट के किनारे पर ही रहते हैं और इस बचे 20% में भी 20% पॉपुलेशन अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के पास रहती है और सिर्फ 9% से भी कम लोग अमेरिका के बीचों बीच उसके मेन लैंड में रहते हैं। और अमेरिका के इतने बड़े मध्य भाग में रहने वाली पूरी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क शहर के बराबर है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे है अमेरिका की जियोलॉजी, जिसमें डेजर्ट, रॉकी माउंटेन और रेन सीजन का बड़ा योगदान है। और हमने खींची इस रेखा के राइट साइड वाला हिस्सा जंगलों से भरा और बहुत ही ग्रीन है, जबकि लेफ्ट साइड वाला हिस्सा राइट साइड के बिल्कुल ऑपोजिट पूरा डिजर्ट है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 14,200 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के पास ले जाया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट कोस्ट है वो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के किनारे से एग्जैक्टली फिट हो जाता है। दोस्तों ये तो हुई अमेरिका की जियोग्राफी की बात, लेकिन अगर आप इस हैरत अंगेज देश के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं हितेश गिरी कोसाई, आप है हेल्दी और ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका के सबसे इंटरेस्टिंग 7 फैक्ट्स के बारे में। और शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 7 से ही। पॉपुलेशन एंड एरिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी आबादी करीब 34 करोड़ लोगों की है, जबकि ये पॉपुलेशन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और एरिया के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश। इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से इस देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 34 लोग ही बसते हैं, क्योंकि अमेरिका का विस्तार 3 इंडिया के बराबर है और अमेरिका की आबादी का 82% हिस्सा शहरों में रहता है, वही सिर्फ 18% लोग गाँव में बसते हैं। नंबर 6, रिच पीपल। पैसे कमाने वालों के लिए अमेरिका सच में हेवन है। वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है जो 100% कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। अब अमेरिका की 34 करोड़ की पॉपुलेशन के सामने इंडिया की पॉपुलेशन 142.8 करोड़ और चाइना की 142.4 करोड़ लोगों की है। और अगर चाइना और इंडिया दोनों देशों के बिलियनर्स को मिला भी दिया जाए तब भी अमेरिका आगे रहेगा। अब इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अमेरिका में 735 बिलियनर है, जिनकी टोटल नेटवर्थ है $4.7 ट्रिलियन, जो इंडिया की टोटल जीडीपी से भी बहुत ज्यादा है। और इतना ही नहीं, यूएस की मिलिट्री दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है, क्योंकि इंडिया, चाइना और रशिया तीनों देशों की मिलिट्री का जो बजट है वो टोटल मिलाकर है 300 बिलियन और यूएस का अकेले का 738 बिलियन। और इस वजह से सिर्फ 34 करोड़ की आबादी वाले देश की आर्मी दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी आज बने हुए है। नंबर 5, अमेरिका में गुलामी प्रथा। जी हाँ, एक समय अमेरिका में गुलामी प्रथा आम थी और गुलामों को बेचा और खरीदा जाता था। करीब साल 1525 के दौर में अमेरिका में गुलामी प्रथा की शुरुआत हुई थी, यानी कि गुलाम लीगली बेचे जाते थे। और इस प्रथा का अंत 341 साल बाद यानी कि 1866 में हुआ। फिर भी 19वीं सदी की शुरुआत में ही अमेरिका में करीब 4,70,000 से ज्यादा गुलाम थे। सभी अफ्रीका के निग्रो थे, जिनको जबरन पकड़कर अमेरिका में लाने के बाद खुलेआम इन लोगों की नीलामी होती थी। इनफैक्ट अमेरिका में एक दौर ऐसा भी आया जब दरिद्र और गरीब गोरे लोग भी गुलामों की तरह बिकते थे। आमतौर पर इन गुलामों को खेत मजदूरी, घर काम, सफाई काम और हर एक निम्न से निम्न चीज करवाई जाती थी और इसका एक बकायदा करार होता था। करार पूरा होने के बाद इन गुलामों को छोड़ दिया जाता था। अब इस दौर में एंड्रयू नाम का एक 10 साल का छोटा गोरा लड़का था, जिसे उसकी खुद की माता ने और स्टेप फादर ने पैसों के लिए एक अमीर दर्जी को बेच दिया था। और सौदा ये था कि इस 10 साल के एंड्रयू को 21 साल तक मजदूरी करवाई जाएगी और 21 साल होते ही उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एंड्रयू जब 15 साल का हुआ तब ही उस दर्जी के शिकंज से भाग गया। अब दोस्तों इस दौर में अमेरिका में गुलामी की प्रथा ने अपने मूल इतने अंदर उतार दिए थे कि अगर कोई गुलाम भाग जाए तो उसे कानूनन अपराध माना जाता था। इसलिए उस दर्जी ने एंड्रयू को भगेड़ा डिक्लेयर कर उसकी खबर सभी न्यूज़पेपर में छपवा दी और तस्वीर के साथ जगह जगह पर उसके पोस्टर छिपवाए गए। पुलिस ने उसकी खोजबीन भी जारी की, लेकिन ये एंड्रयू कभी भी पकड़ा नहीं गया।
और इस पूरे प्रकरण का अंत तब आया जब उस एंड्रयू को बड़े होकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला और 15 अप्रैल साल 1865 से 4 मार्च साल 1869 तक एंड्रयू अमेरिका के 17वें प्रेसिडेंट बने, जिनका पूरा नाम एंड्रयू जॉनसन था, जो खुद एक गुलाम थे और गुलामी सहने के बावजूद भी एंड्रयू जॉनसन ने एक 13 साल के निग्रो लड़के को $541 में गुलाम के तौर पर खरीदा था और सैम को खरीदने के अगले साल उसकी बहन डॉली को भी $500 में खरीदा और एक हेनरी नाम के लड़के को $1015 में गुलाम के तौर पर खरीदा था। और इंटरेस्टिंगली एंड्रयू जॉनसन को गुलामी प्रथा में कुछ भी अजीब नहीं लगता था, खुद गुलाम रहे होने के बावजूद भी। इनफैक्ट जॉर्ज वॉशिंगटन के सहित अमेरिका के कुल 1800 प्रमुख ऐसे थे जिन्होंने अपने साथ गुलामों को रखा था। अमेरिकी प्रमुख थॉमस जेफरसन तो 600 गुलामों के मालिक थे और गिव मी लिबर्टी या गिव मी डेथ ये स्लोगन पुकारने वाले राजकीय आगेवान और अमेरिका की सबसे बड़ी शख्सियत ऐसे पैट्रिक हेनरी भी 65 गुलामों के मालिक थे। नंबर 4, सेलिब्रिटी कल्चर। दोस्तों यूं देखा जाए तो हमारे इंडिया में भी सेलिब्रिटी कल्चर है, लेकिन इससे बड़ा सेलिब्रिटी कल्चर अमेरिका में है। हालांकि यूरोप में और दुनिया के बहुत सारे देशों में कोई सेलिब्रिटी कल्चर नहीं है, लेकिन अमेरिका में हर कोई सेलिब्रिटी के पीछे पागल है। अमेरिका के लोग भी बहुत ज्यादा कैमरा फ्रेंडली है। अमेरिकन लोगों को किसी न किसी जरिए फेमस होना पसंद है। यहाँ पर हर एक को ये रहता है कि वो किसी तरीके से टीवी में आ जाए। यहाँ पर किसी भी टीवी शो में आना बहुत अच्छा माना जाता है और इसलिए आपको बता दें कि अमेरिका के 25% लोग कोई ना कोई टीवी प्रोग्राम या शो का हिस्सा बन चुके हैं। नंबर 3, कनेक्शन बिटवीन रेड इंडियंस एंड इंडियंस। दोस्तों अमेरिकन नेटिव लोगों को पुकारा जाने वाला एक शब्द रेड इंडियन आपने जरूर सुना होगा और इससे कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि रेड इंडियन क्या इंडियन थे? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हम इंडियंस और इंडोजेनियस पीपल यानी कि नेटिव अमेरिकन पीपल जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, उनके और हमारे बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है जो एक एरर, एक मिस्टेक के कारण हुआ था और ये मिस्टेक की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब 15वीं शताब्दी में हमारा देश भारत यूरोप के साथ ट्रेड करता था और ये ट्रेड जमीनी मार्ग से होता था, जहां पर इतना लंबा सफर तय करने में कई सारी ट्राइब्स और कई सारे लुटेरों का सामना करके ट्रेडर्स आते जाते रहते थे। इसलिए यूरोपियन इंडिया के लिए एक दरियाई मार्ग ढूंढना चाहते थे और इसमें सबसे आगे स्पेन और पोर्टुगीज लोग थे। और इसी सिलसिले में स्पेन का क्रिस्टोफर कोलंबस साल 1492 में इंडिया की खोज में निकल पड़ा और वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पार नहीं कर पाया, बल्कि गलती से सीधा उस भूमि पर पहुंच गया जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। अब उन लोगों को देखकर क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि उसने इंडिया खोज लिया है और वहां बसने वाले लोग जिनकी चमड़ी रेडिश थी, इसलिए उसने उन लोगों को रेड इंडियन पुकारा। बाद में कोलंबस स्पेन वापस भी आया और वो एंड तक ये मानता रहा कि उसने इंडिया यानी कि भारत की खोज कर ली है, लेकिन वो गलत था, क्योंकि उसके 5 साल बाद यानी कि साल 1497 में पोर्टुगल के वास्को द गामा ने भारत को यानी कि असली इंडिया को खोज लिया। इनफैक्ट इंडिया को नहीं, इंडिया तो हजारों सालों से यूरोप में मशहूर था ही, लेकिन यूं कहेंगे कि वास्को द गामा ने इंडिया का दरियाई रास्ता खोज लिया। और दोस्तों इस खोज के पीछे भी वास्को दी गामा को राह दिखाने वाला एक गुजरात का वालजी मालन नाम का शख्स शामिल था। खैर अब हम फिर से हमारी कहानी पर आए तो मिस्टेकली कोलंबस ने जो अमेरिकन रेड इंडियन को खोजा था वो एक्चुअली अमेरिका के मूल निवासी थे, जिन्हें सदियों तक रेड इंडियन कहा गया। लेकिन आज वो लोग इस शब्द को ऑफेंसिव मानते हैं। वो लोग अपने आप को आज नेटिव अमेरिकन कहते हैं और हम अपने आप को इंडियन। अब हमें इंडियन क्यों कहा जाता है उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। आप कहेंगे तो मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। नंबर 2, अमेरिकन नेशनल फ्लैग। दोस्तों जैसे हम हमारे नेशनल फ्लैग को तिरंगे के नाम से जानते हैं, वैसे ही अमेरिकन अपने राष्ट्रध्वज को द स्टार एंड स्ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। इसे और 2 नाम द ओल्ड ग्लोरी और द स्टार स्पैनर्ड बैगल के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का ये नेशनल फ्लैग किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, लेकिन ये धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा है। अमेरिकी क्रांति युद्ध के दौरान साल 1777 में इसके नेशनल फ्लैग में 13 सितारे थे,
ये 13 सितारे अमेरिका के फाउंडेशन स्टेट्स थे और इन 13 स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए उनके फ्लैग में 13 स्टार चिपकाए गए। जैसे जैसे नए राज्य ऐड होते गए वैसे वैसे अमेरिकन नेशनल फ्लैग में भी बदलाव होते रहे और आज जो हम अमेरिकन फेमस नेशनल फ्लैग देखते हैं साल 1960 में अपनाया गया था, जिसमें 50 सितारे हैं और ये 50 अमेरिका के आज के दौर के 50 राज्य है, 50 स्टेट है। और इसके अलावा उनके फ्लैग में जो व्हाइट एंड रेड 13 स्ट्रिप्स है वो आज भी उन 13 फंडामेंटल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। और आज का ये जो आधुनिक अमेरिकन नेशनल फ्लैग है उसे बॉब हाल्फ नाम के व्यक्ति ने बनाया था। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 1930 में यूनाइटेड स्टेट्स में आई भयानक मंदी ने इस पूरे देश को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। ये वो दौर था जब लोग बिल्डिंग के पास से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा के खुदकुशी कर देता और लोग डरते थे कि उनके ऊपर कोई ना गिर जाए। दोस्तों इसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया और ऐसी मंदी इतिहास में कभी पहले नहीं आई थी और ना आज तक बाद में आई है। इस मंदी ने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला था और लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी थी। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को बहुत बड़ी सीख दी थी। द ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को जरूर देखें और बने रहे द नॉलेज के साथ, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।